हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग। दिस इज आनंद एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश मास्टर। माय डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जॉब ऑफ नाउन और यू कैन से दैट वर्क ऑफ नाउन। ऑलराइट, रिमेंबर दैट दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इट इज जस्ट बिकॉज क्योंकि जब आप नाउन एंड इट्स डिवीजन पढ़ लेते हैं तो सिर्फ नाउन वहीं पर खत्म नहीं हो जाता है। मैंने आपको शायद याद होगा कि मैं अपने वीडियो में बोला था कि नाउन जो होता है ना बॉस होता है, तो सिर्फ इसके कुछ डिफिनीशन, इसके काइंड्स के डिफिनीशन याद करने से नाउन आपके ग्रिप में नहीं आने वाला है। आज का जो टॉपिक है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है एंड यू मस्ट लर्न एट एनी कॉस्ट। आपको जरूर सीखना चाहिए कि आप एक नाउन को किस किस रूप में एक वाक्य में यूज कर सकते हैं। यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ देख सकते हैं मैं 8 तरह का जो है यूजेज या आप बोल सकते हैं इनका वर्क या जॉब जो है लिखा हूं। यहां पर पहला पॉइंट है द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ये नाउन जो है, नाउन के फैमिली के अंतर्गत आने वाले वर्ड किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन सकते हैं। सब पर इनको बताने के बाद मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ये किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं। दी ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन के भी ऑब्जेक्ट बनते हैं। ऑलराइट, ये प्रेडिकेटिव पार्ट में यूज होते हैं। ठीक है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये जो है किसी अन्य ऑब्जेक्ट का, खुद भी ऑब्जेक्ट बनते हैं लेकिन अपने जैसे किसी और ऑब्जेक्ट का ये कॉम्प्लीमेंट का भी रोल निभा सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक होता है। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ एन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव, आई होप कि आपने इसको देखा होगा, टू प्लस वर्ब वन। ओके, एक्चुअली वो भी एक नाउन ही होता है, लेकिन अभी आपको यही याद रखना है कि ये इन्फिनेटिव का भी ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। आगे ये एपोजिशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन के रूप में भी ये काम कर सकते हैं। और लास्ट द कॉग्निट ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज करते हैं। तो लेट्स सी, अब यहाँ पर जो है हम लोग एक एक एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर है कि दी सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। एक सेंटेंस के निर्माण के लिए यू नो वेल दैट कि आप जो है एक छोटा सा स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। जनरली सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट। ओके, तो माय डियर व्यूअर्स, आज एक बात आप लोग जो है नोटिस कर लीजिएगा कि अगर किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट बनने का हक है तो वो हक है सिर्फ या तो नाउन को या तो प्रोनाउन को। तो एज ए नाउन जो है ना, आप एक नाउन को जो है सब्जेक्ट के रूप में यहां पर यूज कर सकते हैं। अगर आपका नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर आपका नाउन प्लुरल होगा तो वर्ब प्लुरल होगा। तो इस जगह पे यू नो वेल दैट कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? डूअर्स को बोलते हैं। डूअर्स का मतलब द वन हु परफॉर्म्स एक्शन, वो व्यक्ति जो वाक्य में कार्य करते हुए दिखाया जाता है उसको हम लोग डूअर्स बोल ले, सब्जेक्ट बोल ले। ओके, तो ये जो है नाउन आपका सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है। जैसे रानी हेल्प्स मी, ये आपका एक सेंटेंस हुआ। रानी मेरी सहायता करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी वर्ड नाउन के फैमिली से सिवाय रानी को छोड़कर बिलोंग नहीं कर रहा है। ये आपका वर्ब हुआ, ये हुए रिसीवर जिसको आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, और रानी आपके जो है क्या बनी हुई है? सब्जेक्ट। इज इट क्लियर? तो आपने देखा इस तरह से जो है यहाँ पर रानी जो है क्या कर रही है? कार्य कर रही है, ये सब्जेक्ट बन गए। तो आप एक नाउन को जो है किस रूप में यूज कर सकते हैं? सब्जेक्ट के रूप में। ओके, इसके आगे आपका दूसरा फंक्शन क्या है? द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। यानी अगर नाउन यहां पर आ सकता है किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनके, तो ये किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनकर भी क्या हो सकता है? नाउन आ सकता है। ओवरऑल आपने क्या देखा? वर्ब का सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट भी नाउन हो सकता है। वैसे भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का हक नाउन और प्रोनाउन को ही है। इज इट क्लियर? तो अब यहां पर जैसे मैंने लिख दिया आई टीच रानी, मैं कौन सा कार्य करता हूं? पढ़ाने का। उसका असर रिसीवर कौन है? रानी है। तो यहां पर जो है रानी जो है किस रूप में आ गई आपके सामने? ऑब्जेक्ट के रूप में। जब ये काम की तो सब्जेक्ट बन गया, और जब ये किसी के द्वारा किए गए कार्य का एक्शन को जो है रिसीव कर रही है तो ये क्या बन गई? यहां पर ऑब्जेक्ट बन गया।
इज इट क्लियर? तो आपने देखा कि वर्ब का सब्जेक्ट भी नाउन बन सकता है और वर्ब का ऑब्जेक्ट भी नाउन बन सकता है। इसके आगे वाला पॉइंट है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। ओके, ये पॉइंट आपको जो है देखना है। प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ओके, ये ग्रुप आप समझो, मतलब ये किसी वाक्य में रहेंगे तो प्रीपोजिशन के बाद ये डैम श्योर है ना, चाहे आप किसी भी तरह का सेंटेंस पढ़ लो, 100% प्रीपोजिशन के बाद नाउन या नाउन के सब्स्टिट्यूट का ही प्रयोग होता है। प्रीपोजिशन किसी और को फॉलो नहीं करता है। तो प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है ना, ये नाउन जो होता है ना एक ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। बस फर्क ये होता है कि ये ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का होता है। किसका ऑब्जेक्ट होता है? प्रीपोजिशन का। एक छोटा सा डिफरेंसेस मैं आपको बता रहा हूँ इस पर एग्जांपल देने के बाद। पूरा देखिए, जैसे अगर मैंने बोल दिया कि रानी लिव्स इन दिल्ली, ठीक है, रानी कहाँ रहती है? दिल्ली में रहती है। अब यहां पर जो है आपने देखा कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन का है? इन का। किसको फॉलो किया? नाउन को। और ये नाउन जो है इस वाक्य में किसका रोल निभाया है? ऑब्जेक्ट का रोल निभाया है। ठीक है, किसका रोल निभाया? ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट किसका बना है? प्रीपोजिशन इन का। तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ऐसे याद रखिएगा, बहुत तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। सभी ऑब्जेक्ट का फंक्शन यही नहीं होता है कि वो एक्शन को रिसीव करेगा। सामान्यतः आपको क्या सिखाया जाता है कि जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जो जिस पर कार्य का असर पड़ता है यानी एक्शन का जो रिसीवर होता है वो ऑब्जेक्ट। ऐसा कुछ नहीं होता है कि सब्जेक्ट जहां भी यूज होगा वो कार्य ही करेगा। ठीक है, कुछ डमी सब्जेक्ट भी होते हैं, कुछ नुलिफाई सब्जेक्ट भी होते हैं, तो वैसा ही ऑब्जेक्ट भी होते हैं। ये याद रखिएगा कि वाक्य में आने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है हर समय एक्शन को ही रिसीव नहीं करता है। एक और पॉइंट मैं बता रहा हूं यहां पे, ठीक है। जैसे ये देखिए, यहां पर सेंटेंस है कि आई टीच रानी, ऑलराइट, और यहां पर सेंटेंस है कि रानी लिव्स इन दिल्ली। इज इट क्लियर? यहां जो ऑब्जेक्ट है ना ये रिसीवर ऑफ एक्शन है, लेकिन यहां जो ऑब्जेक्ट है ये रिसीवर ऑफ एक्शन नहीं है। यहां का वर्ब जो है ना ट्रांजिटिव होगा। क्या होगा? ट्रांजिटिव। कहने का मतलब है ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं? वह वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेकर आता है कि जो कार्य हुआ उसको जो रिसीव करता है उसको अपने साथ लेकर आता है। तो यहाँ पढ़ाने के कार्य को रिसीव करने वाली कौन है? रानी है। तो इस वर्ब का नाम पड़ा ट्रांजिटिव और इस ऑब्जेक्ट का नाम पड़ेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? रिमेंबर, ऑब्जेक्ट बनने को तो बन गए लेकिन इनका नाम आपको देना पड़ेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहां पर भी डेली वर्ड जो है नाउन है, ये भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है। इज इट क्लियर? ये भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट किसका बना? प्रीपोजिशन को। इस वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो ये वर्ब हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा वर्ब? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। कौन सा वर्ब हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, ऊपर वाले वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट मिल गया तो ट्रांजिटिव, नीचे वाले वर्ब को नहीं मिला तो इंट्रांजिटिव। फर्क क्या है कि यहां नाउन आया, ऑब्जेक्ट भी बना, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कौन ले लिया? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट का नाम पड़ता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। रिमेंबर, ये थर्ड नंबर पॉइंट जो है ना, सिर्फ ये नहीं कि प्रीपोजिशन के बाद जो दिखाई दे दिया वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इनके बारे में थोड़ा सा और भी आप लोग जो है जान ले कि प्रीपोजिशन के बाद से जो नाउन और प्रोनाउन आते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उनका नाम पड़ता है। क्या नाम पड़ता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वर्ब को, और उसमें आने वाले वर्ब इंट्रांजिटिव होते हैं, जबकि आपके जो वर्ब होते हैं और उस वर्ब को जब अपना ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव होता है और ये जो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आप हमेशा, अगर एक ऑब्जेक्ट होगा तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा 100%। ठीक है,
जब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट आ जाएंगे तो एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अगर किसी ने आपसे पूछा कि क्या आप किसी वाक्य में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं, तो उम्मीद करते हैं अब आपको आंसर मिल चुका है कि ऑफकोर्स आप कर सकते हैं। कौन से वाले वाक्य में? जिस वाक्य में प्रीपोजिशन आ जाए और उस वाक्य के बाद जो ऑब्जेक्ट हमारा होता है वो डायरेक्ट हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट का नाम पड़ता है? इनडायरेक्ट। क्लियर? तो आपने देखा अभी तक कि नाउन जो है क्या क्या बनता है, आपका सब्जेक्ट बन सकता है किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है, साथ ही साथ ये प्रीपोजिशन का। याद रखिएगा अगर ये लोग मिलकर किसी वाक्य में यूज होते हैं तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन जो होता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है और उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या पड़ता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है? और इनके पहले जो वर्ब होगा वो वर्ब सामान्यतः क्या होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। ओके, तो ये तीनों पॉइंट्स आई होप कि आप जो है क्लियर कर लिए होंगे। ठीक है, कि सब्जेक्ट बनते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनते हैं। द नेक्स्ट वन इज दैट द प्रीडिकेट। ओके, आप ये देख सकते हैं। अब ये चीज याद रखना, ऐसे नाउन आपको किस तरह के वाक्य में देखने को मिलेगा। एक छोटा सा रूल्स है और ये रूल्स है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन। क्लियर? जब आप इज एम आर के बाद जो नाउन का प्रयोग करते हो ना, ऐसा नहीं है, यहां पर एक और कैटेगरी का वर्ब आ सकता है पास्ट में आपका वाज और वर। क्लियर? तो जब आप इज एम आर और वाज वर के बाद जब नाउन को प्रयोग करते हो तो इसको प्रीडिकेटिव नाउन बोलते हैं। कौन सा नाउन बोलते हैं? प्रीडिकेटिव। और इस रूल्स का आप प्रयोग कब करते हैं? तो सिंपली ये नाउन आकर सब्जेक्ट को रीनेम करता है। क्या करता है? रीनेम, एक नया नाम दे देता है सब्जेक्ट को। जैसे इफ आई से दैट रानी इज अ डॉक्टर, रानी एक डॉक्टर है। ओके, अब यहां पर ये नाउन आया है ना, प्रीडिकेटिव पार्ट में यूज हुआ या नहीं? यूज हुआ या नहीं है? हुआ है ना। तो ये नाउन का जो है आपका क्या नाम पड़ता है? प्रीडिकेट नाउन। कौन सा नाम पड़ता है? प्रीडिकेट। तो याद रखिएगा इज एम आर और वाज वर के ठीक बाद जब नाउन आ जाता है तो वहां आने वाले नाउन का जो नाम पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीडिकेट नाउन। कौन सा नाउन? प्रीडिकेट। फोर्थ पॉइंट है ये आपका। प्रीडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के पार्ट को छोड़कर वाक्य में जो पार्ट बच जाते हैं उसको प्रीडिकेट कहते हैं। तो प्रीडिकेट में जो है बहुत सारे वर्ड्स का, तरह तरह के वर्ड का कॉन्फ्लुएंस होता है। अब यहाँ ये याद रखिएगा कि इज एम आर वाज वर के बाद आने वाला नाउन प्रीडिकेटिव नाउन होता है। इसका फंक्शन होता है कि ये नाउन उठकर सब्जेक्ट के पास आएगा रिवर्स होकर और उसको एक नया नाम देगा। अब रानी को नया नाम क्या मिला? डॉक्टर। आप अच्छे से जानते हो, आप रानी भी बुला सकते हो और डॉक्टर कहकर भी बुला सकते हो। आप बहुत बार आप बोलते हो कि एसपी साहब आ रहे हैं, नाम की जगह पे आपने क्या बोला? एसपी आ रहे हैं। कोई नेता आ रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने बोल दिया मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री क्या है? एक पोस्ट है ना, एक जॉब टाइटल है ना। तो वहां पर जो है आप क्या यूज करते हो? प्रीडिकेट पार्ट में जब यूज करते हो तो उसको प्रीडिकेटिव नाउन बोलते हैं। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि प्रीडिकेट किनके साथ दिखाई देगा? इज एम आर के साथ या वाज वर के साथ। द नेक्स्ट वन है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैं आपको रूल्स के साथ भी बता दे रहा हूं कि रूल्स, इनका जॉब, इनका वर्क क्या होगा। ये है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? लेट्स सी। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। पूरक का मतलब मेड फॉर ईच अदर, यू कैन से दैट, मतलब एक के बगैर दूसरा अधूरा हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं कुछ वर्ड्स आपको लिखूं और हाफ ऑफ द वर्ड्स लिखूंगा तो अगला वर्ड आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसका सही अगला कॉम्बिनेशन किसका होगा। यदि इफ आई से दैट बॉयज एंड, तो उम्मीद करते हैं आपके दिमाग में आ गया होगा गर्ल्स। इज इट क्लियर? इफ आई से दैट हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। तो इस तरह से लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ ऐसा वर्ड लगता है कि एक दूसरे के पूरक है, लेकिन यहां पर हम लोग थोड़ा कॉम्प्लीमेंट को देखते हैं। सबसे पहला एक पॉइंट्स में आपको बता रहा हूं, यहां फोकस करिएगा। एक वाक्य के निर्माण के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट काफी होता है। ये पॉइंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कितना नंबर पॉइंट्स है? 5 नंबर पॉइंट्स है।
फोकस करिएगा कि कॉम्प्लीमेंट बनाते कैसे हैं। एक वाक्य को, एक कंप्लीट वाक्य के निर्माण के लिए ये 3 वर्ड का कॉन्फ्लुएंस, संगम काफी होता है। इज इट क्लियर? जैसे आई लव रानी, इट्स ए कंप्लीट सेंटेंस, व्हाट आई वांट टू से यू कैन गेट मी इजली। आप मुझे आसानी से समझ गए, इसमें ये 3 वर्ड आ गए। ओके, तो सेंटेंस के निर्माण के लिए इतना काफी होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का मतलब कॉन्फ्लुएंस लाकर भी वाक्य को पूरा नहीं कर पाते हैं, वाक्य पूरा अर्थ नहीं दे पाता है। इज इट क्लियर? तो वहां पर एक और नाउन की जरूरत होती है, और जैसे वो नाउन आता है वो पूरा सेंटेंस क्लियर हो जाता है। जैसे वी इलेक्टेड रानी। ओके, अब इसमें सब चीज तो है, सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट है। हमने रानी को चुना, क्या? एक क्वेश्चन है ना यहाँ पर कि वी इलेक्टेड रानी। देखिए यहाँ पर भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है, ये कंप्लीट सेंस दे दिया। लेकिन ये ऐसा वर्ब है जो ना चाहने के बावजूद भी ये कंप्लीट अर्थ अपने आप में नहीं देगा जब तक इसको एक कॉम्प्लीमेंट, इसके बाद आने वाले ऑब्जेक्ट को एक अगला कॉम्प्लीमेंट ना मिले। तो यहाँ पर हम जो है एक नाउन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? नाउन। जैसे वी इलेक्टेड रानी आवर एमपी, हमने रानी को अपना एमपी चुन लिया। तो उम्मीद करते हैं ये नाउन जो है क्या बनकर आया है? आपका कॉम्प्लीमेंट। इज इट क्लियर? तो ऐसे ही जैसे वी इलेक्टेड हिम आवर कमांडर। क्लियर? तो जब भी आपको लगे कि नाउन, एक नाउन दूसरे नाउन का जो है पूरक बना हुआ है कॉम्प्लीमेंट, तो वहां पर जो नाउन होगा वो ऑब्जेक्ट का जो है क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। जब तक ये वर्ड आया नहीं तब तक आपने देखा ये एक इनकम्प्लीट या इम्परफेक्ट मीनिंग दे रहा था। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कॉम्प्लीमेंट स्टैंड्स फॉर व्हाट, कि वो नाउन जो ऑब्जेक्ट को आकर पूर्ण मीनिंग देने में हेल्प करता है। ओके, याद रखिएगा किसका कॉम्प्लीमेंट बनता है? ऑब्जेक्ट का। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अगला पॉइंट हम लोग जो है देखते हैं क्या है। द नेक्स्ट वन इज दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ एन इन्फिनेटिव। सबसे पहले तो आप इन्फिनेटिव में यहां लिख रहा हूं, आप देखो, ठीक है। इन्फिनेटिव का बड़ा सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन होता है 2 प्लस वर्ब 1। थोड़ा सा पॉइंट है, इनको देख लीजिए। सबसे पहले ये इन्फिनेटिव जो होता है ना, नॉन फाइनाइट वर्ब के फैमिली से आते हैं, वर्ब के फैमिली से। रिमेंबर, वहां पर जो है नॉन फाइनाइट वर्ब जो है आपके सामने 3 तरह से आते हैं, जिरंड आते हैं, पार्टिसिपल आते हैं और इन्फिनेटिव आता है। एक्चुअल में इन्फिनेटिव का निर्माण आप कैसे करते हो? तो वर्ब का जो है 5 फॉर्म होता है, यू नो वेल दैट। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ ये नहीं कि हाँ एक एग्जाम्पल दिया एंड एवरीथिंग इज ओके। ध्यान दीजिएगा, ये वर्ब के 5 फॉर्म होता है ना, तो वर्ब का जो बेस फॉर्म है वर्ब 1, सिर्फ उसके पहले अगर आप टू लगा देते हैं तो ये बन गया आपका इन्फिनेटिव। वैसे एक इन्फिनेटिव एक नाउन होता है, ठीक है। एक इन्फिनेटिव यानी ये 2 प्लस वर्ब 1 जो इन्फिनेटिव कहे जाते हैं, एक्चुअल में ये एक नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है। इन्फिनेटिव 2 तरह के होते हैं, फुल इन्फिनेटिव एंड बेयर इन्फिनेटिव। फुल इन्फिनेटिव कहने का मतलब होता है कि वर्ब 1 के पहले टू का प्रयोग किया, और बेयर का मतलब हुआ वर्ब 1, ठीक है। वर्ब के बेस को आप जो है एज ए नाउन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो इन्फिनेटिव का आइडेंटिफिकेशन क्लियर, 2 प्लस वर्ब 1। याद रखिएगा ये ना हो कि 2 के बाद अगर कुछ भी दिखाई देते तो वो इन्फिनेटिव हो, ठीक है। जैसे 2 प्लस पटना लिख दिया मैंने, तो ये नाउन है, वर्ब नहीं है। यहाँ ये इन्फिनेटिव नहीं कहलाएंगे, यहाँ कहलाएंगे प्रीपोजिशन प्लस नाउन। याद रखिएगा इन्फिनेटिव के निर्माण के लिए 2 प्लस वर्ब 1, वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए। ओके, तो इनका भी जो है नाउन जो है आ सकता है इसके बाद। अगर किसी वाक्य में आप इन्फिनेटिव का प्रयोग किए, ठीक है, 2 प्लस वर्ब 1 का, तो उसके बाद से अगर नाउन आएगा तो वो नाउन जो होता है ना ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट।
और वो ऑब्जेक्ट किसका बनता है? इन्फिनेटिव का। किसका बनता है? इन्फिनेटिव का। जैसे आई वांट टू हेल्प, यहां पर मैंने फुल स्टॉप किया या पीरियड का यूज किया। आई वांट टू हेल्प, मैं सहायता करना चाहता हूं। क्वेश्चन है ना किसकी? अगर मैं यहां पर लिख दिया आई वांट टू हेल्प रानी, मैं रानी की सहायता करना चाहता हूं, तो इस वाक्य में कहीं पर भी जो है नाउन नहीं दिखाई दिया। आपको नाउन कहां दिखाई दिया? रानी। अब किसी ने पूछा कि इस वाक्य में क्या रोल्स है, रानी किस तरह से आया है, तो ये इन्फिनेटिव के बाद आया है, ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट बना आपका इन्फिनेटिव का। इज इट क्लियर? तो इन्फिनेटिव के बाद आने वाला नाउन जो है किसका रोल निभा सकता है? इन्फिनेटिव के ऑब्जेक्ट के रूप में। ऐसे आप बहुत तरह के जो है सेंटेंस कोशिश करिएगा, इन्फिनेटिव के बाद नाउन और वो नाउन ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज दैट एपोजिशन। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी किसी भी तरह का जो है डाउट हो तो ऑफ कोर्स यू कैन मेक अ कमेंट, आप जो है कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है, यू आर कंप्लीटली फ्री। यहाँ पर लास्ट वन है, सेकेंड लास्ट जो है वो है एपोजिशन। ऑलराइट, थोड़ा सा अब यहाँ पर ये देखिए कि ये एपोजिशन जो है क्या होता है, ठीक है। जब आप एक नाउन को एपोजिशन के रूप में यूज करते हैं तो उसका कार्य क्या होता है? तो देखो, जब आप नाउन के रूप में मतलब जब नाउन को एक एपोजिशन के रूप में यूज करते हैं तो एक्चुअली में वो सब्जेक्ट के रूप में आने वाले नाउन या प्रनाउन का वर्णन करता है। क्या करता है? वर्णन करता है। जैसे इफ आई से दैट रानी लिव्स इन दिल्ली, रानी दिल्ली में रहती है। डू यू नो हाउ डज रानी कंसर्न टू मी, क्या आपको मालूम है कि रानी मेरे से कैसे जुड़ी हुई है? आपको एक आइडिया आया कि रानी इज ए नेम ऑफ ए गर्ल। ऑलराइट, ये किसी लड़की का जो है नाम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब अगर आप किसी नाउन का यूज करते हैं जो ये बता दे कि रानी मेरे से कैसे जुड़ी है, तो उसी नाउन को हम लोग एपोजिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपोजिशन। अब जैसे मैंने बोल दिया रानी माय सिस्टर लिव्स इन दिल्ली। उम्मीद करते हैं कि इस वाक्य से कहीं ज्यादा यहां पर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि रानी मेरी कौन है। रानी माय सिस्टर, रानी जो मेरी बहन है। और याद रखिएगा एपोजिशन वाले नाउन को आप कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। किससे सेपरेट करते हैं? यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला मोदी इज अ गुड लीडर। ओके, अब जो है यहां पर जो है मैंने लिख दिया मोदी इज ए गुड लीडर। नाउ टेल मी, मैं किस मोदी का बात किया? ऑलराइट, क्योंकि ये जो मैंने टाइटल का यूज किया है, मेजर लोग ये सोचेंगे कि नरेंद्र मोदी का बात हो रहा है, लेकिन क्लियर तो नहीं हुआ, क्योंकि बिहार में जो है एक और नेता है सुशील मोदी, उनका भी ये टाइटल होता है। ऑलराइट, तो यहाँ क्लियर नहीं हुआ। अगर हमको क्लियर करना होगा कि मैं किस मोदी के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं तो एपोजिशन का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मिस्टर मोदी द पीएम इज अ गुड लीडर, या आप ऐसे यूज कर सकते हैं, सॉरी, मिस्टर मोदी द पीएम ऑफ इंडिया इज ए गुड लीडर। तो यहां पर आप जानते हैं कि दुनिया का कोई भी पोस्ट कॉमन नाउन होता है। क्या होता है? कॉमन नाउन। तो ये चीज अब यहां पर थोड़ा सा आप लोग फोकस करें कि जब आप सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके एक सेंटेंस बनाते हैं और सब्जेक्ट के बारे में कोई कॉमा से सेपरेट नाउन आकर उसका वर्णन कर दे कि वो कौन है, क्या है, तो उसी नाउन को हम लोग एपोजिटिव नाउन बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो नाउन एपोजिशन का भी रोल निभा सकता है, और जब ये रोल निभाएगा तो याद रखिएगा कहाँ पर आएगा?
सब्जेक्ट के बाद आएगा, कॉमा से सेपरेटेड होगा और उसके सब्जेक्ट के बारे में जो है आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा। क्लियर? द लास्ट वन इज दैट द कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, बट उससे पहले जो है मैं इसको रब ऑफ कर दूं, वेट फॉर व्हाइल, लेट्स सी। आप नाउन को जो है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसको देखो कि कॉग्नेट ऑब्जेक्ट या इसको सिमिलर, ये कॉग्नेट का मतलब होता है सिमिलर, ऑलराइट, क्या होता है? सिमिलर होता है। तो अब यहां पर जो है ना थोड़ा सा आपको फोकस करना है कि कॉग्नेट ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन आता कब है। सिंपली कुछ ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब वो वर्ब जिसका अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑलराइट, अपने ही तरह सिमिलर या जो है ना कॉग्नेट मीनिंग लेकर जो है आते हैं। और उस वक्त जो आप नाउन यूज करते हैं उस इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद, तो उस नाउन का ही नाम पड़ता है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। अब लेट्स सी, जैसे ही डाइड अ सैड डेथ, ऑलराइट, यहीं से कंसेप्ट क्लियर हो जा रहा है। लेकिन यहां पर हमने डेथ जो आप अच्छे से जानते हैं कि ये एक नाउन है। इज इट क्लियर? जैसे सी शैंग, उसने गाई अ फाइन सॉन्ग, ठीक है। तो यहां आने वाला नाउन जो है आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये इस ऑब्जेक्ट का नाम पड़ता है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। क्या नाम पड़ता है? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। ये कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? ऐसे वर्ब होते हैं, सबसे पहली बात कि ये नॉर्मली जो होता है या जनरली बोल लीजिए, ये आते हैं आपके इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ, और वहां पर आने वाले ये वर्ब जो है ना सिमिलर मीनिंग लेकर, मतलब सिमिलर नाउन लेकर आते हैं अपने जैसा, ठीक है। तो वहां पर आने वाले वर्ड जो होता है क्या होता है? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहलाता है। इज इट क्लियर? तो आपने देखा इस वीडियो में कि मैंने आपको बताया कि जॉब ऑफ नाउन या वर्क ऑफ नाउन, जहां नाउन जो है आप 8 तरह से जो है क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग जो है इस वीडियो का एंजॉय किए होंगे। आगे जो है वीडियो अब आपके प्रोनाउन सीरीज पर स्टार्ट होगा। ऑलराइट, टिल देन बाय, एंजॉय योरसेल्फ।